हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जी हाँ बेटे, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हमने कुछ चैप्टर्स कराए थे बेसिक नॉलेज बढ़ाने के लिए, 11th में क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, थोड़ा यूनिट्स, डायमेंशन, एरर एनालिसिस, जनरल कंसेप्ट्स पढ़े थे। बट असली फिजिक्स अभी इस चैप्टर से ही स्टार्ट होने वाली है और बहुत मज़े आने वाले हैं इस चैप्टर में। अगर आप दिल लगा के ये चैप्टर समझते हैं, लेक्चर देखते हैं, तो बहुत मज़े आने वाले हैं इस चैप्टर में। प्यारे बच्चे, ये जो चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसके काफ़ी बेसिक्स आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ रखे हैं। चैप्टर 1 था मोशन, वहाँ तो पढ़ा ही था। वो सारी चीज़ें अभी हम फिर से पढ़ने वाले हैं विद सर्टेन एक्सटेंडेड कंसेप्ट्स। वहाँ 9th के हिसाब से हमने पढ़ा था, अभी थोड़े बड़े हो गए हैं, 11th के हिसाब से और बढ़िया बढ़िया अच्छी बेहतरीन चीज़ें हम आपको यहाँ समझाने जा रहे हैं। तो अपने दिमाग और आंखें और कान के सारे खिड़की दरवाजे खोल लीजिए और पूरा कंसंट्रेशन लेक्चर की तरफ। प्यारे, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लेक्चर 1। बच्चे, ये चैप्टर पढ़ाने से पहले कुछ जनरल सी बातें बता दूं, आपके बेसिक्स और स्ट्रॉन्ग कर दूं, फिर हम चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। बेटा, जैसे मैथ्स में ब्रांचेस बनी हुई हैं कि ज्योमेट्री एक ब्रांच है, अलजेब्रा एक ब्रांच है, मेंसुरेशन है। अलजेब्रा में जैसे एक्स वाई जेड वगैरह इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, उसे हम अलजेब्रा कह देते हैं, एक्स वाई जेड। ऐसी ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, अलग अलग ब्रांचेस हैं। ऐसी बेटा फिजिक्स में भी ब्रांचेस बनाई गई हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऐसी ब्रांचेस हैं। तो एक ब्रांच है जो हम डिटेल में अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जिस ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स। वी आर स्टार्टिंग द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या चीज़ होती है बेटा? ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो या तो रेस्ट पर हैं या मोशन में हैं। उनके मोशन और रेस्ट की बात जब हम करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम पढ़ते हैं ये सब चीज़ें, उसको नाम रख दिया गया है क्या? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और मोशन। लेकिन ये इतनी बड़ी ब्रांच है कि अगर इसको हम एक बार में पढ़ें तो बहुत ही रायता फैलेगा, इसलिए इस ब्रांच को खुद 3 सब ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक्स, डायनामिक्स एंड काइनेमैटिक्स। ये क्या है? जैसे आपने देखा मैकेनिक्स क्या है, जिसमें हम बॉडी, ऐसी बॉडी जो रेस्ट पर है और जो मोशन में, उसके बारे में पढ़ें, तो उसको डिवाइड कर दिया। ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम ऐसी बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो रेस्ट पर हैं, रुकी हुई हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो इस ब्रांच का नाम दे दिया स्टैटिक्स, है ना। ऐसी अगर बॉडीज मूव कर रही हैं, मोशन में हैं, तो मोशन में है तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स 2 होती हैं, एक डायनामिक्स और एक काइनेमैटिक्स। लेकिन अगर बॉडी मोशन कर रही हैं, वो किस वजह से मोशन कर रही हैं, अगर वो कॉज जो उनको मोशन करा रहा है उसको भी कंसीडर करें, उसकी भी स्टडी करें, तो ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं डायनामिक्स। और ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें बॉडी मूव कर रही है, लेकिन क्यों मूव कर रही है, कौन सी फोर्सेस की वजह से मूव कर रही है, वो कंसीडर ना करें, सिर्फ वो मूव कर रही है, कितना डिस्टेंस मूव किया, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, एक्सेलरेशन हुई, वेलोसिटी हुई, कितना टाइम लगा, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। और यही काइनेमैटिक्स ब्रांच हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द, ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ये इसी ब्रांच के अंदर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बॉडीज का मोशन विदाउट कंसिडरिंग कि उस पर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, कैसे वो मूव कर रहा है। तो इसलिए वी आर स्टार्टिंग विद द ब्रांच काइनेमैटिक्स। तो बेटा डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार समझिए, शॉर्ट में फिर से बता रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स देके। स्टैटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे प्यारे, अगर मान लें कि ये बॉडी है,
अगर ये इस तरीके से ग्राउंड पे रखी है, अगर एक इस रस्सी से एक बार इधर खींचें इस तरीके से 10 न्यूटन से, और एक फोर्स हम इधर लगाएं, सेम फोर्स 10 न्यूटन की इधर लगाएं, तो क्या ये बॉडी कहीं मूव करेगी? नहीं मूव करेगी। दो फोर्सेज लग रही हैं लेकिन बॉडी रुकी हुई है, इक्विलिब्रियम में। रुकी होने का मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगती हैं, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम में है, बॉडी रेस्ट पे है, कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, क्यों मूव नहीं कर रही है, इसकी स्टडी जब हम करते हैं, डिटेलिंग है आगे चैप्टर्स में, उसे हम कहते हैं स्टैटिक्स। और डायनेमिक्स, बॉडी मूव कर रही है, मान लें अगर हम इस तरीके से ये बॉडी मूव कर रही है ऐसे आगे की तरफ, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, डिस्टेंस s मूव कर गई, टाइम t में मूव करी, कैसे मूव करी, कैसे मूव करी, ये बॉडी कब मूव करेगी? तब मूव करेगी जब इस पे कोई फोर्स लगे। तो मूव करी कितना डिस्टेंस, उसका कॉज भी कंसीडर कर रहे हैं कि जब उस पे F फोर्स लगाई तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड, दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज कॉल्ड डायनामिक्स। लेकिन अगर पीछे से हमने धक्का लगाया, लेकिन उससे मतलब नहीं, सिर्फ मतलब कि यहाँ से यहाँ मूव करी, कितना डिस्टेंस मूव करी, कितना टाइम लगा, क्या इनिशियल वेलोसिटी थी, क्या फाइनल वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, क्या एवरेज वेलोसिटी है, क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बस स्टडी करें उसके मोशन को विदाउट कंसिडरिंग उसकी वजह जिससे वो मूव करी थी, उसे हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। समझ पा रहे हैं प्यारे? तो ये बेसिक सी नॉलेज है। अभी चैप्टर हल्के हल्के स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें आपको बताते जाएंगे। जैसे प्यारे अगले टॉपिक पे आइए, ये नोट कर लीजिए, उससे पहले ये लीजिए, सब नोट करते जाइए, मज़े आते जाएंगे, ठीक है? चाहे तो पहले पूरा लेक्चर एक बार में देख लीजिए, समझ लीजिए कंटिन्यूटी में, फिर एक बार फिर से आके इसको नोट करिएगा कॉपी में, बहुत मज़े आएंगे। ये सारे लेक्चर जब ख़त्म हो जाएंगे देन यू विल फाइंड योर सेल्फ कि हाँ अब हमें ये चैप्टर अच्छे से आ गया है, अब हम इसका कोई भी न्यूमेरिकल अपने आप कर सकते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा, इसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स मैं कराने वाला हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। आखिरी के लेक्चर थ्योरी के बाद मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, लेकिन उसके बाद भी इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपको मैं असाइनमेंट्स दूंगा उसके थ्रू करने होंगे, और आपको अपनी बुक जहाँ से भी क्वेश्चंस मिलते हैं आप करते रहेंगे। असाइनमेंट सर प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे बच्चे? हमारी ऐप में जाके, गुरुकुल क्लासेस की ऐप में जाके, जिसका लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ पे एक सेक्शन आएगा स्टडी मटेरियल, उसके अंदर क्लिक करके आप इन चैप्टर्स की असाइनमेंट डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल चलिए अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट बात आई प्यारे, रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन? बोले अरे सर क्या बच्चों वाली चीज़ें पढ़ा रहे हो, रेस्ट एंड मोशन हमें पता है क्या होता है। ठीक है प्यारे, आपको पता है, लेकिन अभी जो भी आपको पता था उससे और थोड़े एक्सटेंडेड कंसेप्ट्स में बताने वाले हैं। तो यह हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं वो यूज़ होती रहेंगी, तो ध्यान से समझिए। रेस्ट का मतलब आप समझते थे कि कोई भी बॉडी रुकी हुई है तो सर उसे रेस्ट कह देते हैं, चल रही है तो मोशन कह देते हैं। जी नहीं, अभी प्रॉपर डेफिनेशन सुनिए। रेस्ट की क्या डेफिनेशन है? कोई भी बॉडी जिसकी पोजीशन डज नॉट चेंजेस, व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से उसकी पोजीशन ना चेंज हो तो हम कहेंगे बॉडी इज एट रेस्ट। ऐसे ही व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या है? मोशन में है। अभी आप समझिए, जैसे कि हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, अभी ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है। अब बताइए ट्रेन चल रही है, हम उसके अंदर बैठे हैं, बताइए मैं खुद उसमें बैठा हूँ, मैं मोशन में हूँ या रेस्ट में हूँ? तो बेटा यहाँ इस केस में मैं मोशन में भी हो सकता हूँ और रेस्ट में भी हो सकता हूँ, मोशन में भी रेस्ट में भी। कैसे? आप समझिए, अगर कोई इंसान मेरे साथ में ही, मेरे पड़ोस में उस चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ है, अगर वो मुझे देखे तो उसे मैं कैसा दिखूंगा? उसे मैं रुका हुआ दिखाई दूंगा। तो उसके हिसाब से, उसके रेस्पेक्ट में मेरी सराउंडिंग्स को अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, वो ट्रेन या वो आदमी, तो उसके हिसाब से तो मैं रेस्ट पर हूँ। लेकिन अगर एक आदमी जो ट्रेन के बाहर खड़ा होकर मुझे देख रहा है, ग्राउंड पे खड़ा है, मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, ट्रेन चल रही है, तो उसके हिसाब से वो मुझे आगे जाता हुआ देखेगा या नहीं देखेगा? उसे लगेगा कि ट्रेन के साथ साथ मैं भी आगे जा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं कैसा हूँगा?
मोशन में होऊंगा। तो मैं एक के हिसाब से रेस्ट पे हो सकता हूं, एक किसी दूसरे के हिसाब से मोशन में हो सकता हूं। तो इसलिए हमें यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है, वो किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। किसी एक के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है, किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में या रेस्ट में कैसे हो सकता है। जैसे समझिए दो ट्रेन जा रही हैं, दो ट्रेन, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, इसके अंदर एक आदमी बैठा है, इसके अंदर एक आदमी बैठा है, सेम स्पीड से एक साथ ट्रेन जा रही हैं। तो ये आदमी अगर इसको देखे तो कैसा लगेगा, रुका हुआ लगेगा, क्योंकि इसके आंखों के हमेशा सामने रहेगा, रुका हुआ लगेगा। ऐसे ये इसको देखे, इसे रुका हुआ लगेगा। क्या ये दोनों वाकई में रुके हुए हैं? नहीं, ये सिर्फ एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुके हुए हैं। एक्चुअली अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम कंसिडर करें, कोई आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, वो इन दोनों को देखे तो आगे जाते हुए दिखाई देंगे। तो इट इज नेसेसरी कि जो भी बॉडी को हम रेस्ट या मोशन पे बोल रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। समझ पा रहे हैं? अभी बात आई क्या कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक एग्जांपल ऐसा दे सकते हो कि बॉडी रुकी हुई है? बताओ मुझे कोई एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें आप कहो कि सर ये बॉडी रुकी हुई है। बोले अरे सर बहुत आसान, सर ये देखिए, सर ये देखिए, ये एक पत्थर रखा है, ये ज़मीन पे इस तरीके से रखा हुआ है, सर देखिए ये रेस्ट का एग्जाम्पल है। अरे क्या ये पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये रुका हुआ है, ये ज़मीन पे रखा है, मैं इसे देख रहा हूँ, ये रुका हुआ है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है? मेरे रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है। क्या वाकई में और किसी के रेस्पेक्ट में लें, पूरी दुनिया में और कोई भी लोग हैं, क्या सारे लोगों के हिसाब से ये रेस्ट पर है? क्या वाकई में ये रेस्ट पर है? नहीं प्यारे, ये रेस्ट पर नहीं है। ये रेस्ट पर मेरे हिसाब से तो है, लेकिन अगर कोई इंसान चलता हुआ जा रहा है, इस तरीके से आगे चलता जा रहा है, तो उसके हिसाब से वो इसे देखेगा तो वो आगे जाएगा, और इसे ये पीछे छूटता हुआ दिखाई देगा, तो उसके हिसाब से तो ये मोशन में हो गया ना। या चलो उसे छोड़ो, मान लो मैं अर्थ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, ये मेरे हिसाब से रुका हुआ है, लेकिन जिस अर्थ पे वो रखा हुआ है, क्या वो अर्थ भी रुकी हुई है? भैया वो अर्थ तो मूव कर रही है ना, अर्थ पे रखी हुई कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, अर्थ अगर मूव कर रही है तो अर्थ पे रखी हुई हर चीज मूव कर रही है। अब आप सोचो, अर्थ पे खड़े होके इसको देखो तो ये रुका हुआ दिखाई देगा, लेकिन मून पे चले जाओ, मून से अर्थ को देखो तो अर्थ पे रखी हुई हर चीज आपको अर्थ के साथ साथ घूमती हुई दिखाई देगी। तो क्या रेस्ट पर है? नहीं है बेटा। पूरी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट पर हो। एब्सोल्यूट का मतलब कि पूरी दुनिया के हिसाब से वो रेस्ट पर हो, ऐसा है ही नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट देख लो, वो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में ज़रूर होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे ही कोई भी बॉडी ज़रूरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूट मोशन में हो। जैसे ये देखो, क्या ये पेन इस तरीके से ऐसे जा रहा है तो ये आपको मोशन में दिखाई दे रहा है, आपको मोशन में दिखाई दे रहा है, तो आपके हिसाब से मोशन में है। क्या आप ऐसा कह सकते हो ये पूरी दुनिया के हिसाब से मोशन में ही है? नहीं कह सकते। ये एक उस इंसान, उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हो सकता है मोशन में ना हो। जो ऑब्जेक्ट इसकी स्पीड से इसी के साथ चल रहा हो तो उसके हिसाब से तो ये रेस्ट पे हो जाएगा ना। तो पूरी दुनिया के हिसाब से ये मोशन में नहीं हो सकता ना। इसका मतलब कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं हो सकती, 100% रुकी हुई नहीं हो सकती, किसी ना किसी के हिसाब से मोशन में होएगी रुकी हुई चीज़। ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकता, किसी ना किसी के हिसाब से वो रेस्ट पर भी हो सकता है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत ही छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। स्टार्टिंग में बुक में इतनी डिटेल्स में नहीं होता, समझा रहा हूँ ताकि दिमाग में ये बसे। तो ध्यान से, धैर्यता से, पेशेंस से इसको शुरुआत में देखिए, आगे स्पीड हमारी बढ़ती जानी है। ठीक है प्यारे। अभी बात आई, एक वर्ड यहाँ पे बार बार यूज होता है कि व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या बता सकते हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? बोले सर बहुत आसानी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो पॉइंट साइज का हो उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऐसा आपने बोल दिया। लेकिन प्यारे अभी समझिए, सिर्फ एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहते। ये आप देखिए, जैसे ये डस्टर है, अगर मैं पूछूं आपसे क्या प्यारे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो अभी आप बोलोगे नहीं सर ये तो बहुत बड़ा है। नहीं बेटा, बड़ा तो है, लेकिन इसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं किसी एक केस में। किस केस में? ध्यान से सुनिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है?
ऐसे ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसकी पोजीशन जब चेंज हो, जो डिस्टेंस ट्रैवल करे वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बहुत बड़ा हो उसके साइज से, यानी उसका साइज बहुत छोटा हो व्हेन वी कंपेयर इट विद द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, व्हेन वी कंपेयर द साइज ऑफ द बॉडी विद द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो ऑब्जेक्ट का साइज अगर बहुत छोटा है उसकी पोजीशन के चेंज होने से, डिस्टेंस के चेंज होने से, तब हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह लेते हैं। जैसे माने कि अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ गई, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करी, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करिए, उसका साइज खुद इतना बड़ा है, अरे ये तो बहुत बड़ा साइज है इसके कंपैरिजन में, तब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये बॉडी यहाँ से और 500 किलोमीटर आगे चली गई, तो आप ऊपर से देखिए, बहुत दूर से देखिए, 500 किलोमीटर जब आप देखेंगे तो उस 500 किलोमीटर में, इतनी दूर जाके जब 500 किलोमीटर देखेंगे, उस 500 किलोमीटर के सामने ये तो एक नन्हा सा पॉइंट भी नहीं हुआ, पॉइंट से भी छोटा होगा। उस केस में हम इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो व्हेन the position of the object changes by a distance much greater than its own size in a reasonable amount of time, then the body is considered to be point object। एक एग्जाम्पल और ले लो, बताओ अर्थ। अर्थ क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट है? क्या पॉइंट है अर्थ? नहीं है, लेकिन हम अर्थ को कंसिडर कर सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर हम उसके मोशन की बात करें अराउंड द सन, तो पूरी गैलेक्सी हमारी जो है उसके हिसाब से अगर अर्थ को देखा जाए, उसके मोशन को देखा जाए, तो वो अर्थ कैसी हो गई? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो बड़ी चीज़ भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती हैं अगर डिस्टेंस वो जो चल रही हैं वो बहुत बड़ा डिस्टेंस, अर्थ सन के चारों तरफ चलती है, बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उस डिस्टेंस के हिसाब से भी अर्थ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं? चलिए अगले टॉपिक की तरफ। बात आई प्यारे कि व्हाट इज वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। प्यारे, यहाँ डायमेंशन का मतलब वो मत समझना जो डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ते आ रहे थे, सर 1D वन डायमेंशन, इसके लेंथ मास टाइम डायमेंशन, ना। डायमेंशंस का यहाँ पे मतलब कुछ और है। क्या मतलब है आप समझिए। उससे पहले बेटा, जैसे मैथ्स में आपने लोअर क्लासेस में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और कोई भी एक पॉइंट में यहाँ पे बना दूं तो आप उसका कोऑर्डिनेट लिखते थे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ 2,4 लिख दिया तो उसकी एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ 2 डिस्टेंस है, जबकि ऊपर की तरफ कितनी डिस्टेंस है? 4 डिस्टेंस है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपने बेटा जैसे पढ़े थे, ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, एक ये डायमेंशन और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायमेंशन। लेकिन अभी 11 में हमें पता चल रहा है हम 2 डायमेंशन, 2 एक्सिस नहीं 3 एक्सिस पढ़ेंगे। बेटा एक तीसरी एक्सिस भी होती है, जैसे कॉपी पे एक्स और वाई बनाते हो, ऐसी एक तीसरी भी अभी कंसीडर करने वाले हैं। कहाँ? कॉपी से बाहर की तरफ निकलती हुई। देखो ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से एक इधर और एक बाहर की तरफ निकलती हुई इस एक्सिस। और इस पता है इस एक्सिस का क्या नाम रखा है? ये एक्स, ये वाई, ये जेड। क्योंकि z बाहर की तरफ है, अब कॉपी पे तो बाहर की तरफ ड्रॉ नहीं कर सकते हवा में, तो यहाँ पे कभी भी मुझे z एक्सिस बनानी होगी तो z एक्सिस में इस तरीके से यहाँ बना दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि z एक्सिस इधर है, ये अंडरस्टूड है कि z एक्सिस बाहर की तरफ होगी। तो जब 2 एक्सिस पढ़ते थे तो z x की तरफ कितना डिस्टेंस है वो लिख दिया, y की तरफ कितना है वो लिख दिया। अब मान लें अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ ना होके बोर्ड से बाहर की तरफ यहाँ पर है, हवा में है, तो उसका एक z कोऑर्डिनेट भी तो होगा कि ओरिजिन से x की तरफ कितनी है और y की तरफ कितना है वो पॉइंट, और बाहर की तरफ कितना है उसे हम z कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y एंड z। बात समझ पा रहे हो? ऐसा कोई भी मोशन ऑफ द बॉडी जिस मोशन में जो उसकी पोजीशन बता रहा है कोऑर्डिनेट, वो एक्स वाई जेड में से सिर्फ कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज हो। एक कोऑर्डिनेट चेंज होने का मतलब है कि बॉडी या तो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करे, या सिर्फ वाई एक्सिस की तरफ मूव करे, या सिर्फ जेड एक्सिस की तरफ मूव करे। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। बात समझ पा रहे हो? when only one of the coordinate specifying the position of the object changes with time, only one coordinate changes with time। x coordinate, जैसे कोई बॉडी यहाँ से इस तरीके से ऐसे जाएगी तो सिर्फ उसकी x की वैल्यू बढ़ती रहेगी, y z नहीं बढ़ेगा। ऐसे मोशन को हम कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। या तो x सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग चले, या सिर्फ y एक्सिस में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, या फिर सिर्फ z एक्सिस में बाहर की तरफ या अंदर भी तो होती है, बाहर प्लस z
तो अंदर की तरफ नेगेटिव z। बात समझ पा रहे हो? जैसे एग्जाम्पल बोले सर, एग्जाम्पल ये है जैसे एक कार है, वो लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे पे जा रही है, तो एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है, एक ही एक्सेस के अलॉन्ग चल रही है, तो वो मोशन इन वन डायमेंशन हो गया। या ये पेन ले लो, ये पेन स्टोन मैंने इस तरीके से इसे ड्रॉप कर दिया, तो ये एक ही एक्सेस के अलॉन्ग, एक ही लाइन के अलॉन्ग चलेगा। कौन सी एक्सेस के अलॉन्ग? इस डायग्राम के हिसाब से नेगेटिव वाई एक्सेस के अलॉन्ग जाएगा, तो ये मोशन हो गया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कोलिजन बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन्स ऑफ इन गैस। जैसे गैस है, गैस के मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में ऐसे चलते जाते हैं, दो कोलिजन के बीच में उनका जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। समझ पा रहे हो? तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? किसका? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मोशन इन वन डायमेंशन कह लो या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यही मोशन इन वन डायमेंशन हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वन डायमेंशन में अगर चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, वही हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। चलो दूसरा क्या हुआ? मोशन इन टू डायमेंशन। जैसे मान लें तीन कोऑर्डिनेट्स में से दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो उसके, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलने की बजाय जैसे ऊपर जाए, ऊपर जाए तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा? वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। फिर ऐसे भी जाए, ऐसे भी जाए, ऐसे भी जाए, ऐसे मूव करती रहे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक्स और वाई चेंज होते रहेंगे। तो when only two of the three coordinates specifying the position of the object changes with time, then the motion is said to be टू डायमेंशनल। जब दो कोऑर्डिनेट चेंज हो, आप देखिए ये ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, तो एक्स वाई के अलॉन्ग इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, बाहर की तरफ तो नहीं आ रहा ना, वाई जेड एक्सिस की तरफ तो मूव नहीं कर रहा ना, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो? या जैसे ऐसे ले लो कि ये पेन है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और बाहर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, तो बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा? ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इधर उधर मूव नहीं कर रहा, ये आगे पीछे जा रहा है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो रहा है या ऊपर नीचे जा रहा है, तो सिर्फ दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, जेड और वाई। तो वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट हो, सिर्फ दो एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट हो, कोई भी दो एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट हो, उसको हम कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन या फिर मोशन इन अ प्लेन। ये हमारा अगला चैप्टर है। जैसे इसके एग्जाम्पल ले लें, जैसे बताओ एक पेन है, ये पेन है या बॉल है, इस बॉल को मैंने इस तरीके से ऐसे सीधे करके आगे खाली जगह ऐसे सीधे करके ऐसे फेंक दिया, तो बताओ ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा या मोशन इन टू डायमेंशन? जी नहीं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये मोशन इन वन डायमेंशन नहीं होगा। क्या इसे सीधे ऐसे तेजी से फेंक दोगे, क्या जिंदगी भर ये सीधे चलता जाएगा, सीधे चलता जाएगा? नहीं, अरे भैया सीधे चलते 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 ये नीचे भी तो जाएगा। तो आगे जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, और नीचे जा रहा है यानी निगेटिव वाई के अलॉन्ग जा रहा है, तो आगे और नीचे एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट हो रही है, दो कोऑर्डिनेट्स इसके चेंज होंगे, तो इसे हम कहेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। हाँ, ये ऐसे जाके आगे पीछे भी होता इधर उधर, तो z कोऑर्डिनेट भी चेंज होता, तब इसे हम कह देते मोशन इन थ्री डायमेंशन। बट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे थ्रो करते हैं तो अंडर ग्रेविटेशन जो उसका मोशन होता है वो हमेशा टू डायमेंशनली होता है, आगे जाएगा और नीचे जाएगा, अपने आप इधर उधर तो नहीं होगा। हाँ, अगर हवा चल गई तो इधर उधर हो सकता है, तब मोशन इन थ्री डायमेंशन होगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल मोशन इन टू डायमेंशन का बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैरम कॉइन्स हैं, कैरम कॉइन्स पे आपने स्ट्राइक किया स्ट्राइकर से, तो कैरम के बोर्ड के ऊपर जब तक उनका मोशन होता है तो वो ऐसे आगे पीछे जा सकती हैं और लेफ्ट राइट जा सकती हैं, तो सिर्फ दो एक्सेस के लॉन्ग जा रही हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, कोई भी दो एक्सेस हो सकती हैं, ठीक है। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के दो ही एक्सेस के लॉन्ग अगर जा रही हैं तो ये हो गया मोशन ऑफ कैरम कॉइन्स ऑन कैरम बोर्ड। कैसा? टू डायमेंशन। हाँ, जब वो गोल हो जाएगा, वो पॉकेट में गिर जाएगी, या फिर आपने मारा टक्कर खा के ऊपर उछल गई, तो आगे पीछे इधर उधर तो हो ही रहा है, ऊपर नीचे भी अगर मोशन होने लगा तो वो कैसा हो जाएगा? मोशन इन टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। ऐसे ही बताइए, अगर मैं बोलूं इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड है, ग्राउंड पे इंसेक्ट क्रॉल हो रहा है, ठीक है, तो बताइए 1 हुआ, 2D हुआ या 3D हुआ? जी हाँ, 2D हुआ, क्योंकि क्रॉल हो रहा है तो वो आगे पीछे जाएगा और इधर उधर जाएगा, तो दो एक्सिस के लॉन्ग मोशन होगा, तो मोशन इन टू डायमेंशन। हाँ, अगर वो उड़ने वाला ऑब्जेक्ट है तो आगे पीछे लेफ्ट राइट के साथ ऊपर नीचे भी उड़ पाएगा, तो वो मोशन इन थ्री डायमेंशन हो जाता। जैसे बताइए, अगर आप एक कार स्कूटर लेके अपने शहर की सड़कों पे निकल गए,
तो ये मोशन इन 1D होगा, 2D या 3D? 1D होगा? नहीं। क्यों? 1D तब होगा जब स्ट्रेट लाइन में चले। भाई मैंने शहर की सड़कें बोली, हाईवे तो बोला नहीं, लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे तो बोला नहीं। शहर की सड़कों में तो आपको इधर उधर भी मुड़ना पड़ेगा, तो आगे चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो फिर मोशन इन 2 डायमेंशन हो गया। लेकिन भैया इंडिया की सड़कें हैं, अरे भैया इंडिया की सड़कों में तो गड्ढे भी होंगे, अरे तो आगे पीछे इधर उधर तो जाओगे ही, ऊपर नीचे भी तो होगे गड्ढों में। अरे ऊपर नीचे कूदोगे तो Z एक्सेस ऊपर नीचे भी हो गया, XY चल रहा था ऊपर नीचे भी होने लगा, या स्पीड ब्रेकर आ गए तो ऊपर नीचे उछलोगे। उस केस में ये मोशन कैसा हो गया? 3D मोशन। ठीक है प्यारे, तो एक एग्जाम्पल और बताइए ये कैसा मोशन हुआ। जैसे बात करें कि एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, बताइए ये कैसा मोशन है। बच्चे बोले कोई सर 1 डायमेंशनल मोशन। अरे चाचा क्या अगर ये फ्लाई करेगा तो क्या सीधे करता जाएगा? अरे सीधे ही करेगा, नीचे नहीं उतरवाओगे क्या? नीचे भी उतरेगा ना। तो एक एक्सेस ये एक्स एक्सेस और नीचे की तरफ वाई एक्सेस, तो 2 डायमेंशन हुआ ना? नहीं। अरे भैया क्या आगे और नीचे ही उतरवाओगे, मुड़वाओगे नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा क्या? इधर उधर भी जाएगा, आगे पीछे, आगे जाने के साथ, नीचे जाने के साथ, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के साथ लेफ्ट राइट भी होगा। तो ये कैसा मोशन हो गया? 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल और 2D मोशन हमें यहीं 11th क्लास में पढ़ना है ना। 1D 2D 3 डायमेंशनल मोशन अभी हमें 11th क्लास में नहीं पढ़ना है, आप हायर क्लासेस में करेंगे 12th के बाद। ठीक है प्यारे, दिमाग में अच्छे से बस पा रहा है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके प्यारे, अगली बात आई डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, ऑलरेडी आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये इस चैप्टर में जो जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, जो भी 9th में पढ़ी थी, सारी चीज़ें यहाँ पे बार बार फिर से आएंगी, लेकिन विद एक्सटेंडेड कंसेप्ट्स। देखिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, उससे पहले एक बात और बता दूं प्यारे, अभी मैंने आपको ग्राफ में बताया कि इधर की तरफ ये मैंने एक्स एक्सेस बनाई, ये वाई, और बाहर की तरफ जो मैंने ऐसे बना दी ये जेड एक्सेस। आपने हमेशा 10th क्लास में इधर की तरफ x बनाई होगी, इधर की तरफ y बनाई होगी, लेकिन बेटा अपनी आंखें खोल लो। अब ये कोई रूल नहीं होता कि इधर की तरफ x ही बनानी है, अगर इधर पॉजिटिव x है तो इधर नेगेटिव x होगी। ये कोई रूल नहीं है कि इधर x ही बनानी है, इधर y ही बनानी है, z भी बनानी। आप किधर भी कोई भी एक्सिस को चूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप इसको और z मैं बाहर की तरफ बना रहा हूँ, बाहर वाली ये जो z एक्सेस बनाई, आप चाहे यहाँ z लेने की बजाय बाहर वाले को x मान सकते हो, इसको y मान सकते हो, इसको z मान सकते हो, इसको x मान सकते हो, इसको z मान सकते हो, किसी को भी कोई भी एक्सेस मान सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। लेकिन जो भी एक्सेस आपने मानी है, जो भी क्वेश्चन होगा वो फिर उसी चॉइस ऑफ एक्सेस के हिसाब से एक्सप्लेन, और उसकी जो भी डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन है फिर उसी चॉइस के हिसाब से बताई जानी है। बट ये कोई रूल नहीं है कि आपको इधर एक्स ही लेनी है, आप किधर कोई भी ले सकते हो एक्सेस। ठीक है प्यारे, चलिए अगली बात आई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो ये आपको डेफिनेशन तो कुछ कुछ याद आ ही रही होगी। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द, इट इज द क्या, लेंथ ऑफ, इट इज द लेंथ of actual path traveled between 2 points, length of actual path traveled by body, short में लिख रहा हूँ actual path, length of actual path traveled by body between 2 points, between 2 points। ठीक है, जबकि displacement क्या होती है? it is the length of shortest path between initial एंड फाइनल पॉइंट्स। बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। इससे पहले जो मैंने समझाया कुछ कुछ तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ और कुछ नोट्स नहीं लिख रहा हूँ, तो वो आप अपने आप नोट करते रहिए। फिलहाल बात ये आई, जैसे मान लें कि बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट गई
4 मीटर, ठीक है। और फिर B से राइट में मुड़ गई, ऐसे जाने पर राइट में मुड़ी और B से C चली 3 मीटर। तो ज़रा ये बताइए इस केस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने। ऑब्वियसली डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ, 4 मीटर इधर गई, 3 मीटर इधर गई, तो टोटल डिस्टेंस हो गया इसका 4 + 3 = 7 मीटर। बहुत ही बचकानी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी है बताना तो होगा ही आपको रिवाइज कराने के लिए। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो प्यारे डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल पॉइंट यहाँ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फाइनल यहाँ है, इसका शॉर्टेस्ट पाथ बताना है। शॉर्टेस्ट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर आप ड्रॉ करें तो ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ आई, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो कि निकाला जाए तो अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। कैसे? x² = 4² + 3², तो x² = 25, तो x कितना आ गया 5। अगर मीटर में है तो ये भी मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी 5 मीटर। बात समझ पा रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। अभी और भी डिफरेंसेस हैं प्यारे, इसमें बहुत डिफरेंसेस हैं। जैसे पहला, दूसरा ये कि बेटा ये स्केलर क्वांटिटी होती है जबकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर, स्केलर वो होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, लेकिन जिनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो उन्हें हम कहते हैं वेक्टर। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम कहते हैं स्केलर। जैसे बेटा कहीं पे इस तरीके से डिस्टेंस हमने लिख दिया 7 मीटर, यहाँ कहीं डायरेक्शन नहीं लिखा, हमने डायरेक्शन नहीं लिखा कि किस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो देखिए ये हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी, ये हो गई आपकी स्केलर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखा जाता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे एक्सेस बना दी, या ये ऐसे ले लें, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो डायरेक्शन अगर मान लें ये आ रहा है, ये डायरेक्शन आ रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखा जाता है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है साउथ ईस्ट, तो ये हो गई एक वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ गए? तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर होने के लिए क्या ज़रूरी है? बोले सर उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। ये 9th क्लास में पढ़ा था, अब 11th क्लास में आ गए हैं तो और सुन लो। किसी भी क्वांटिटी का वेक्टर होने के लिए कंडीशन होती है कि उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, प्लस it should also obey laws of vector addition. नोट कर लो, for a quantity to be vector obviously it should have magnitude as well as direction, and in addition to that it should also obey laws of वेक्टर एडिशन। अब ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है ये अभी हम नहीं बता रहे, क्वेश्चन नोट कर लो बस। ये आगे एक चैप्टर है वेक्टर्स, वहां पे बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ क्वेश्चन के आंसर के लिए कि कोई आपसे पूछे क्या वेक्टर होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, तब आप कह देना नहीं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी, वो क्वांटिटी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी ओबे करे। अब क्या है वो समझ में आ जाएगा जब हम वेक्टर पढ़ाएंगे। फिलहाल प्यारे तीसरी डिफरेंस ये है कि ये इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मतलब कहने का ये प्यारे, आप देखिए इसे हटा के समझा रहा हूँ आपको। जैसे प्यारे आप देखिए कोई बॉडी इस तरीके से, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। अच्छा एक बात हाँ और ये बता दूं प्यारे, ये जनरली आपने इस तरीके से ऐसे बनाया होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट इधर बनाते हैं। यहाँ पर भी यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने बचपन से ईस्ट इधर बनाया है तो ईस्ट इधर ही बनाओगे कॉपी पे। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप किसको ईस्ट वेस्ट मान रहे हो। एक्चुअली में तो ईस्ट कहाँ है वो हमें पता है, जहाँ से सन निकलता है वो ईस्ट है, उसकी अपोजिट साइड वेस्ट है, और वेस्ट के राइट साइड में नॉर्थ है, लेफ्ट साइड में साउथ है। ये सन के हिसाब से डिसाइडेड है। लेकिन कॉपी पे अगर आप ईस्ट ऐसे बना रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भैया इधर ही है ईस्ट, अब आज सन कल सन निकलेगा तो इधर से ही निकलेगा। अरे सन को तो जिधर से निकलना है वो उधर से निकलेगा, वो तो कॉपी पे आपने इधर ईस्ट माना है।
तो कॉपी पे तो सिर्फ मान रहे हो ना, एक्चुअल में तो ईस्ट इधर नहीं है। और जब मान रहे हो तो फिर इधर ईस्ट भी कह सकते हो और ऐसे भी कह सकते हो, इसे ऐसे कर लो, इधर साउथ भी मान सकते हो। इधर साउथ, अगर इधर साउथ मान रहे हो तो इधर ईस्ट होगा, ईस्ट के वेस्ट में, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होगा, साउथ के अपोजिट में नॉर्थ होगा। ये ऑब्वियस ही है, लेकिन नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट होना चाहिए, नॉर्थ के लेफ्ट साइड में वेस्ट, राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट, ये फिक्स है। लेकिन किधर साउथ बना रहे हो वो आप कहीं भी बना सकते हो। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि बॉडी इज गोइंग विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, बोले इन नॉर्थ डायरेक्शन जा रही है, तो प्यारे नॉर्थ डायरेक्शन जा रही है, इस तरीके से मैंने बोर्ड पे बनाया है, नॉर्थ ऐसे ऊपर की तरफ बनाया है, तो ये मत कह देना कि सर 20 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ, बोले सर नॉर्थ की तरफ ऐसे जा रही है, सर ऊपर ऐसे ऐसे जा रही है, सर नॉर्थ ऊपर है, देखिए सर ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अरे भैया नॉर्थ का मतलब ऊपर मत मान लेना, फिर तो मैं कहूँगा चलो कश्मीर चलते हैं। बोले सर कश्मीर कहाँ है, मैंने कहा नॉर्थ, तो बोले चलिए सर नॉर्थ तो ऊपर है। अरे तो ऊपर जाओगे क्या, कश्मीर ऊपर है, ऊपर है, ऊपर जाओगे क्या, हवा में जाओगे, आसमान में जाओगे। बोले अच्छा सर अब समझ में आया, किसी ने कहा है जन्नत वहीं है कश्मीर में, तो अच्छा सर ऊपर, जन्नत ऊपर ही होगा कश्मीर। अरे प्यारे ऊपर नहीं है ना, अगर आप सड़कों पे चलते हो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वो आगे पीछे लेफ्ट या राइट होता है, आगे पीछे लेफ्ट या राइट होता है, ऊपर नीचे कोई नॉर्थ साउथ नहीं होता। वो तो मैंने बोर्ड पे ऐसे बनाया है क्योंकि बोर्ड ऐसे खड़ा हुआ है, लेकिन कॉपी पे तो आप ऐसे बनाते हो ना, तो कोई भी चीज़ आगे पीछे लेफ्ट राइट होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं कभी भी ऊपर या नीचे मत समझ लेना, वरना तो ऊपर अगर नॉर्थ है मैं कहूँगा चलो कन्याकुमारी, बोले सर कन्याकुमारी कहाँ है, साउथ में है, तो क्या साउथ नीचे, क्या ज़मीन खोद के अंदर जाओगे साउथ में, नहीं ना, आगे पीछे होता है प्यारे, या लेफ्ट राइट होता है, ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ नहीं होता। फिलहाल वापस आ जाओ, फालतू की बातें हो गई, लेकिन भैया इंपॉर्टेंट बात थी, आपका कुछ कन्फ्यूजन था वो दूर जरूर हुआ होगा। फिलहाल प्यारे बात आई कि सर जी ये क्या बोल रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने मान लो डिस्टेंस लिखा इस तरीके से, कोई बॉडी ने डिस्टेंस चला 5 मीटर का, ठीक है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं होगी, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, उसने डिस्प्लेसमेंट करी 10 मीटर की टूवर्ड्स ईस्ट, तो मैं यहाँ ईस्ट लिख दे रहा हूँ प्यारे। तो पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट जैसे अगर मान लें एस से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट करते हैं, तो बेटा कोई भी अगर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या किया जाता है, इसके ऊपर एक ऐसा सिंबल लगा दिया जाता है, एक एरो बना दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि इसके नीचे रखी हुई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इसमें एक मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो पता है इसे ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्शन अगर उल्टा कर दो, वेस्ट की ईस्ट की जगह वेस्ट कर दो, तो आप इसे अगर इधर वेस्ट कर दिया तो इसे फिर क्या करना पड़ेगा, -10, साइन चेंज कर दो, प्लस का क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या करके डायरेक्शन चेंज उल्टा करा तो साइन भी उल्टा कर दिया, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ये हमने यहां लिखा, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी, जबकि ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। माइनस का एक मतलब और है, जैसे मान लें ये इस तरीके से एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है, मैंने इधर एक्स ले ली, ये वाई ले ली, ये ओरिजिन ले लिया, ठीक है, बॉडी पहले गई 10 मीटर आगे गई, ठीक है, 10 मीटर आगे गई, 10 मीटर आगे गई, ठीक है, फिर उसके बाद रुकी, ए से बी जाने के बाद फिर वापस आ गई, कितना मान लें, चलो 12 मीटर पीछे आ गई। 12 मीटर अगर पीछे आई तो यहाँ पे आके जब रुकेगी बॉडी, सी पॉइंट पे आके 12 मीटर रुकेगी, तो टोटल डिस्टेंस तो कितना हो गया, डिस्टेंस तो हो गया 10 आगे 12 पीछे, 10 + 12 = 22 मीटर। लेकिन प्यारे डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, इनिशियल ये थोड़ा मैंने नीचे बना दिया, यहीं से पीछे मानिए, इनिशियल ये और पीछे यहाँ चली गई, इनिशियल से फाइनल जाते समय पीछे चली गई, ओरिजिन से कितना पीछे चली गई, 10 आगे गई थी, 12 पीछे हो गई, तो ओरिजिन से कितना पीछे हो गई, 2 पीछे हो गई ना। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ओरिजिन से पीछे की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे ना, 10 आगे 12 पीछे, तो 2 पीछे रह गई, तो माइनस में है तो इसलिए -2। तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। कैसे माइनस हो सकता है वो मैंने आपको
समझाया। फिलहाल चौथा डिफरेंस देखिए, इट कैन नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो, जबकि इट कैन बी जीरो। बेटा जीरो कब हो सकता है डिस्प्लेसमेंट? जीरो कब होगा? जैसे मान लें कि बॉडी यहां से स्टार्ट हुई, यहां गई, इस तरीके से यहां गई, यहां गई, यहां गई, तो ये 5 मीटर, ये 2 मीटर, ये 5 मीटर। बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 5 2 7 और 5 12 मीटर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इनिशियल ये और फाइनल ये। डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल से फाइनल की डायरेक्ट डिस्टेंस ये कितनी हुई? ऑब्वियसली ये 2 है तो ये भी 2 अगर रेक्टेंगल है तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 2। लेकिन मान लें यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया और वापस यहां आ गया, वापस यहां आ गया 2 मीटर चल के, तो डिस्टेंस तो पूरी ट्रैवल करनी होगी, ये काउंट करेंगे 5 + 5 + 14 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल से फाइनल। इनिशियल जहां है फाइनल भी वहीं आ जाए, तो इनिशियल और फाइनल एक ही जगह हो गए, उन दोनों के बीच कोई डिस्टेंस, कोई लेंथ नहीं है, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है व्हेन द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जबकि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती। भैया कोई हम चलेंगे, चल के वापस आएंगे तो डिस्टेंस तो ट्रैवल होगा ही ना, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। पांचवी चीज आप देखिए, ये देखिए, it depends on the path followed, it depends on path followed, ठीक है, जबकि इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। इसका क्या मतलब है आप समझिए, जैसे बॉडी यहां से यहां गई, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई, इस पाथ के थ्रू होते हुए ऐसे, ठीक है, पाथ 1। अच्छा, एक दूसरे पाथ से गई इस तरीके से, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए गई, ये हो गया पाथ 2। तो बताओ डिस्टेंस कौन से पाथ का ज्यादा है? ऑब्वियसली नीचे वाले पाथ का डिस्टेंस ज्यादा है, यानी डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो चाहे फर्स्ट पाथ के थ्रू जाओ, चाहे सेकंड पाथ के थ्रू जाओ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच की डायरेक्ट लेंथ। और डायरेक्ट लेंथ देखें, फर्स्ट वाले पाथ की भी डायरेक्ट लेंथ ये है, सेकंड वाले पाथ की भी डायरेक्ट लेंथ यही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो दोनों केस में सेम होगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि वो डायरेक्ट लेंथ होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। एक और बात बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा या बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। आप समझिए कि जैसे आप इस केस में देख लीजिए, ये जो पाथ 1 था या पाथ 2 के केस में, बताइए डिस्टेंस बड़ा है या डिस्प्लेसमेंट बड़ा है? ऑब्वियसली डिस्टेंस साहब लंबा लग रहा है, ये ज़्यादा लंबे पाथ चल के आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही होगा क्योंकि डायरेक्ट लेंथ है। आप देखिए यहाँ से यहाँ गए थे, ये इतना लंबा डिस्टेंस, जबकि डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालें तो ये छोटा, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा तो होगा ही होगा, लेकिन एक केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है। बताइए कब? अगर बॉडी ए से बी जो गई थी वो ऐसे ना जाके डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ही जाती, 5 मीटर यहां से यहां स्ट्रेट हाईवे पे चल गई, तो डिस्टेंस कितना हुआ? इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ? 5 मीटर। और एक्चुअल लेंथ जैसे 5 मीटर हुई, वैसे ही बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल के बीच की डायरेक्ट लाइन खींचें, वो भी कितनी होगी? 5 ही होगी। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर इक्वल होता है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलती है। एक तो ये पता चला, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है या लेस हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। बात समझ पा रहे हैं? अभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे मान लें कि हम एक बॉडी लेते हैं, वो सर्कुलर पाथ पे चल रही है, ऐसे इस तरीके से ये आया आपका सर्कुलर पाथ, ठीक है। बॉडी ए से स्टार्ट हुई, बी पे गई, सी पे गई और फिर डी पे आई, ठीक है। ये ए बी सी और डी, और ये इसका सेंटर है, और इसका रेडियस मान लें कितना है? रेडियस है आपका सेंटर के साथ
ये O और ये R और ये D ऐसे चल रही, ठीक है। अभी पूछ रहे हैं ये कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए कितनी हुई अगर A से वो चल के वापस A पे आ जाए तब। 4 केसेस में पूछ रहे हैं, A से D जाए, A से C जाए या A से B जाए। तो देखिए निकालते हैं। जैसे प्यारे मान लें एक तरफ डिस्टेंस निकालते हैं और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है वो निकालते हैं, वो भी 4 केसेस की। पहला केस A B C D A इस पाथ पे चली, इस पाथ पे चली, ठीक है। A से B से C से D से वापस A पे आ गई, ठीक है। तो बेटा पूरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, अगर इसका रेडियस R है, ऑब्वियसली ये सरकमफ्रेंस के अलोंग चली है, किनारे किनारे चली है, तो पूरा डिस्टेंस इसका सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। और सरकमफ्रेंस कितनी है इसकी 2 पाई r, तो डिस्टेंस आपका हो गया 2 पाई r। r की वैल्यू दे रखी है तो डाल देंगे, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से। अभी बात आई डिस्प्लेसमेंट। अरे डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल से फाइनल, इनिशियल ये है, फाइनल भी यही है, अरे दोनों एक ही जगह हैं, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। बात आई नेक्स्ट ए बी सी, अब गई है बॉडी A से B से C, A B से C, यहाँ से यहाँ तक आई है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक आई है। तो प्यारे A से B से C अगर डिस्टेंस देखें तो सरकमफ्रेंस तो पूरी थी, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक गई, आधी सरकमफ्रेंस ही कवर हुई, तो डिस्टेंस आधी सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। पूरी थी 2 पाई r और इसका आधा करते हैं तो कितनी हो गई पाई r। जबकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल से फाइनल। अभी इनिशियल ये है, फाइनल ये है, डायरेक्ट लाइन खींचो, डायरेक्ट लाइन, इसो डिस्प्लेसमेंट ये कितनी हुई, ये r, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 2r। चलो अभी बात आई A से सिर्फ B तक गई, A टू B, A से B तक गई। अरे डिस्टेंस की बात करें प्यारे तो ये पूरा पाई r आया था, ये वाला डिस्टेंस तो इस पूरे का भी और आधा है, आधा, इसका भी आधा, तो ये आया था आपका पाई r, उसका भी आधा कर दें तो कितना हो गया पाई r बाई 2। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इनिशियल से फाइनल, कर्व्ड लाइन नहीं, डायरेक्ट लाइन, डायरेक्ट इनिशियल से फाइनल, ये हुई डिस्प्लेसमेंट A से B की। और ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, जी हाँ कैसे, यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर आप देखिए तो AB इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई जो कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा। तो आप ये देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर, यानी AB इज इक्वल टू अंडर रूट 2r। ठीक है प्यारे। अब एक जल्दी से और बता दो, A से B से C से D तक गई है बॉडी, A B C D, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना हुआ, बोले सर यहाँ से यहाँ का पाई r बाई 2 आ रहा था, यहाँ से यहाँ का पाई r बाई 2, पाई r बाई 2, पाई r बाई 2, तो टोटल डिस्टेंस A से D तक का हो गया 3 बार पाई r बाई 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब डिस्प्लेसमेंट, बोले सर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल डायरेक्ट लाइन खींची, ऑब्वियसली जितनी ये आई थी उतनी ये आएगी, क्योंकि ये r वही पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा रूट। ये इस तरीके से उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, मजे आ रहे होंगे। थोड़ा सा जिन लोगों ने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा था, हो सकता है उनको थोड़ी सी बोरियत हो रही हो, लेकिन आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट, मज़ेदार न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, मज़े आ जाएंगे वो लगा के। मैं बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा और एडवांस लेवल, बहुत बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल जो आपके जेईई मेन और नीट जैसे एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। फिलहाल प्यारे आज के लिए इतना ही है, इसके आगे की थोड़ी थ्योरी सेकंड पार्ट हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें हम एक्सेलरेशन बताएंगे, आपको स्पीड वेलोसिटी कितने तरीके की होती हैं वो बताएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस की डेरिवेशन करेंगे। फिलहाल बच्चे जितने भी ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं जल्दी से अपनी प्रेजेंट मार्क कर दीजिए बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है प्यारे, और समझ में आया तो एक जल्दी से ये भी मार ही दीजिए। एंड आज के लिए इतना, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।